हेलो एवरीवन, मैं गोपाल बेहरा आप सबको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल रीजनिंग अड्डा पे। वैसे आज का सेशन में आपके लिए लेके आया हूं एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ रीजनिंग पेपर जो कि पूछा गया था आपका 2018 में CUCT बीएड एंट्रेंस टेस्ट में। वैसे मैं जो पिछला सेशन आपके लिए लाया था डिस्कशन सेशन, वो था आपका ओडिशा स्टेट बीएड का क्वेश्चंस 2019 का एक पेपर था। तो उसके बाद बहुत मुझे जैसे पर्सनल मैसेजेस आए कि सर एक दूसरा बीएड एंट्रेंस टेस्ट का कुछ क्वेश्चन लाइए, इसीलिए मैं आपके लिए ये वाला सेशन लाया हूँ। आशा करता हूँ ये वाला सेशन आपके लिए बहुत ही खास हो और सारा का सारा क्वेश्चन जो भी मैं समझाऊंगा वो आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं आज का सेशन पे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप सबको सारा का सारा अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलते हैं। तो ये है पेपर जो कि पूछा गया था 28 अप्रैल 2018 में, और ये है देखिए आपका पेपर सीरीज कोड दिया हुआ है ए और नेम ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट बीएड। और बीएड कौन सा है? झारखंड, कश्मीर, शायद ये है कि शायद कश्मीर का है, HAR हरियाणा के, और KN के ये मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये बीएड का पेपर है, तो देख लेते हैं सेशन कवर करते करते। तो चलते हैं सीधा रीजनिंग क्वेश्चंस के पास। आशा करता हूँ सारा का सारा समझ में आएगा। ये है पार्ट वन में बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे GA क्वेश्चंस हुआ या फिर रीजनिंग क्वेश्चंस हुआ, यहाँ पे एक एक करके है। तो यहाँ इसमें से मुझे कोई काम का नहीं है, लेकिन हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 26 जहाँ से हम लोग का रीजनिंग क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो चलते हैं, आपके सामने है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे दिया पूछा गया कि विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। अब ये चार में से हम लोग को क्या करना है? एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ढूंढना है। ये इसमें सबसे छोटा कौन होगा? अगर आपको सबसे छोटा ढूंढना है तो क्या करेंगे? कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। मतलब अभी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में आप कंपेयर करेंगे, ये दोनों में से कौन छोटा है। जो छोटा होगा उसके बाद हम 8/11 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर से जो छोटा होगा उसके बाद 9/13 से उसके साथ कंपेयर करेंगे। ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे कंपेयर कैसे करेंगे और छोटा कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। 7:9 जब 9 और 4/5 के अगर बीच में अगर आंसर निकालते हैं तो यहाँ पे मैं आंसर निकाल सकता हूँ 7/9, ठीक, ये हुआ, एंड 4/5। क्लियर? अब क्या करना है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 9:4 कितना होता है? 36। तो जब मैं यहाँ पे 4 को लेता हूँ न्यूमरेटर, यहाँ पे मुझे 36 मिलता है, ठीक है। और 7 को न्यूमरेटर लेने पे 7 × 5 कितना होता है? यहाँ पे 35 होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या? 7 को न्यूमरेटर लेने पे 35, 4 को न्यूमरेटर लेने पे 36। तो सबसे ये इसमें दोनों ये 35 और 36 के बीच में छोटा कौन सा है? 35। मतलब ये 7:9 छोटा है। क्लियर? ओके। अब 4:5 गया, 4/5 गया। अब चलते हैं 7/9 एंड 8/11 के बीच में, हम देखेंगे कौन छोटा है। ये दोनों के बीच में हम लोग अभी आंसर निकालेंगे। अगर चलते हैं तो 7/9 एंड 8/11 के बीच में अगर देखते हैं, 7/9 एंड 8/11, ठीक है। अब 11 × 7 कितना हुआ? 77 हुआ, ठीक है। एंड 9 × 8 कितना हुआ? 72 हुआ। तो ये यहाँ पे कौन छोटा मिलता है? 8 न्यूमरेटर पे छोटा मिलता है। मतलब अब ये बन गया छोटा, ये बन गया इससे बड़ा, मतलब ये भी गया। तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब बचा 8/11 एंड 9/13। अब 8/11 एंड 9/13 अगर कंसिडर करेंगे तो 13 × 8 करना है मुझे। 13 × 8 करेंगे तो कितना आएगा? 104। और 11 × 9 करेंगे तो कितना आएगा? 99। तो अभी कौन सा न्यूमरेटर लेने पे मेरा छोटा नंबर मिलता है? 9 वाला न्यूमरेटर लेने पे मेरा छोटा नंबर मिलता है। तो 9/13 हो गया मेरा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब समझ में आ रहा है? बहुत इजीली मैं आंसर निकाल लिया हूँ। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अब यहाँ पे सीरीज क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 18, यहाँ पे जो दिया 4, 18, क्वेश्चन मार्क 100, 180, 294, 448। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन मार्क के बदले यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पूछा है। आप ये ले सकते हैं 4, मतलब ये सीरीज कौन सी? ये यहाँ पे दो फॉर्मेट्स में आपको बताऊंगा। जैसे कि 4 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर हुआ इंटू 1, 2 स्क्वायर इंटू 1 इक्वल कितना होता है? 4। 18 क्या हुआ? अब 3 के स्क्वायर लेंगे इंटू 2 करेंगे, कितना हुआ? यहाँ पे आपका मिल गया 9 × 2 18।
क्लियर। वैसे अभी अभी 4 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 4 स्क्वायर इंटू 3 16 इंटू 3 48, ठीक है। ओके नेक्स्ट, वैसे अगर अब देखते हैं ये वाला भी सही आता है कि नहीं, मतलब अभी 5 स्क्वायर इंटू 4, 5 स्क्वायर कितना, 25 इंटू 4 100, तो ये वाला मेरा मिलता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका आंसर आएगा 48 आएगा। और एक फॉर्मेट में अगर करते हैं तो आपका ये कर सकते हैं 2 का क्यू माइनस 2 स्क्वायर, मतलब 2 का क्यू कितना हुआ 8 माइनस 4, तो कितना होता है 4। नेक्स्ट 3 का क्यू माइनस 3 स्क्वायर, 3 का क्यू 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 18 होता है। वैसे आपका नेक्स्ट क्या होगा, 4 का क्यू माइनस 4 स्क्वायर, 4 का क्यू कितना होगा 64 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो यहाँ पे कितना मिलता है 48, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आता है 48। चाहे आप ये फॉर्मेट लेके आंसर निकालें या फिर ये फॉर्मेट लेके आंसर निकालें, जो जैसे भी आप आंसर निकालते हैं आंसर क्या आता है 48, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 48। Next question number 28. How many meaningful English words can be formed using the letters E, S, R, O? Using each letter only once in each word. मतलब अभी ये 4 लेटर के यूज करते हम कितना मीनिंगफुल वर्ड्स निकाल सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको इजीली बता देते हैं ROSE। यहाँ पे बहुत जन मुझे बताएंगे सर आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि रोज एक होता है और एक होता है SORE, शोर होता है। अब शोर का मीनिंग क्या है, शोर का मीनिंग मतलब एक पेनफुल होता है, शोर का मीनिंग मतलब पेनफुल, या फिर एक मतलब कहीं पे कठिनाइयाँ, ठीक है। तो ये होता है 2 मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन C2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही आसान सवाल है, जैसे कि पूछा गया आपको 583 इज रिलेटेड टू 293, okay, then in which way 488 is related to, in the same way 488 related to which number, यहाँ पे पूछा गया है। अगर आप देखते हैं आप डिफरेंस लेकर आंसर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा आपको, तो क्या करना है 583, अब तीनों को मिला लीजिए, कितना आता है 583 मिलाएंगे तो 16 आता है, ठीक है। अब 293 मिलाएंगे तो कितना आ रहा है 9 2 11 11 3 14, मतलब यहाँ पे आता है 14। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 2, मतलब ये है 583 क्या, अब सारा का सारा अगर अंक मिलाएंगे तो हमारा 16 मिलता है, 293 का सारा अंक मिलाने पे मेरा 14 मिलता है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 ज़्यादा होता है, ये मतलब ये इससे 2 कम होता है। तो वैसे 488 मिलाएंगे तो कितना आता है 8 8 16 4 20 आता है, तो ऐसा एक नंबर मुझे यहाँ पे लाना होगा जो कि आपका 18th आ रहा होगा, मतलब 2 9 कितना हुआ 11 + 1 12, ये नहीं हो सकता है। 3 7 कितना होता है 10 + 8 कितना होता है 18, मतलब यहाँ पे ये सबको मिलाने पे मुझे कितना मिलता है 18 मिलता है। तो 488 से सबको मिलाने पे कितना ज़्यादा हुआ 2 ज़्यादा हुआ, किसमें से 18 से, तो ये हो गया ऑप्शन बी आपका आंसर, क्लियर। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और ये सवाल बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ये सवाल बहुत ही जन का डाउट है, तो आज मैं आपके सामने ये क्लियर करवा दूंगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आने का बहुत ही चांसेस है इस साल भी। टुडे इज वरुण's बर्थडे, 1 year from today he will be twice as old as he was 12 years ago. How old is Varun today? ओके ये अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली ऑप्शंस को ध्यान में रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। वैसे अगर ऑप्शन ए कंसीडर करता हूं तो ये हो गया आज का उसका, अगर मैं प्रेजेंट एज लेता हूं 20, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 21। अगर ये नेक्स्ट ईयर जितना भी आएगा वो अभी ये क्या दिया हुआ है आज से 12 साल पहले, मतलब 8 साल, उसका एज कितना था 12 साल पहले 8 साल, अब 8 का दुगना होना चाहिए। वैसे 21 किसी का दुगना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, मतलब 21 कभी भी किसी का दुगना नहीं हो सकता, मतलब जो दुगना आएगा तो 10.5, अभी 10.5 ईयर्स को एज तो यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली गलत कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी देखिए 22 दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर 23 हो गया तो ये किसी का भी 11.5 का दुगना होगा, जो कि यहाँ पे दिया ट्वाइस, तो ये नहीं हो सकता है डायरेक्टली। ये दोनों ऑप्शन से यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं ले जाऊँ तो 25 और फिर आप 27 ले सकता हूँ, क्योंकि अगर 25 का नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 26, ये किसी का दुगना हो सकता है, या फिर 27 कितना हो जाएगा 28 होगा अगला साल, तो ये भी 14 का दुगना हो सकता है। तो इसमें से देखेंगे कि कौन सा लेने पे मेरा आंसर आता है। तो अगर मान लीजिए मैं 25 को कंसिडर करता हूँ वरुण का बर्थडे मतलब एज इस साल, तो अगला साल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा।
तो 12 साल पहले इसका एज कितना था? अब 25 से 12 माइनस करेंगे तो कितना आता है? तो 25 माइनस 12 कितना होगा? 13। अब 12 साल पहले का जो एज था, अगला साल इसका क्या होगा? दुगना होगा। तो 13 का दुगना कितना होता है? 26 होता है कि नहीं? होता है। मतलब यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी 25। आशा करता हूँ समझ में आएगा। अगर ऐसे करेंगे ऑप्शंस के थ्रू आप करेंगे तो इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक्स वाई लेके आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब चलते हैं अगला सवाल पे, आपके सामने है, इफ यू राइट डाउन द ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। अब देखते हैं या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मैं 1 से लेके 9 के बीच में अगर लिखता हूँ तो 3 एक बार आएगा, सिर्फ 3 जब लिखूंगा तब आएगा एक बार। वैसे जब 11 टू लेके 20 लिखता हूँ, 11 टू लेके या फिर मैं 19 लिखता हूँ, ठीक है, या फिर 10 से लेके 19 लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी कितना बार आएगा आपका? सिर्फ एक बार आएगा। वैसे जब 20 से लेके 29 तक लिखता हूँ फिर से एक बार आएगा। लेकिन 30 से लेके जब 39 तक लिखता हूँ, 30, 31, 33, 34, 35 ये करके ऐसे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 9 बार आएगा, जो कि सेकंड डिजिट में रहेगा। और 33 के पास फिर से 3 है तो फिर से एक आएगा, मतलब कितना हो गया? 10 बार। उसके बाद फिर से 40 टू 49 एक बार, 49 टू 59 एक बार, 59 मतलब कौन एक बार, 69 कंसीडर करता हूँ एक बार, 79 कंसीडर करता हूँ एक बार, 89 एक बार, और विद इन 99 फिर से एक बार। उसके बाद 100 आ जाता है, यहाँ पे नहीं आएगा तो कितना बार हुआ? 1 2 3, यहाँ पे 10 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे आ जाता है मेरा कितना? यहाँ पे आया था 11, 10 प्लस 1 आया था तो कितना? 11, 11 प्लस यहाँ पे 9 कितना होता है? तो 20 हो जाता है। अब समझ में आ रहा है? 1 से 9 के बीच में एक बार आएगा, 10 से 19 के बीच में एक बार आएगा, 20 से 29 के बीच में एक बार, यहाँ पे एक बार करके आपका टोटल हो जाता है कितना हुआ? 9 बार हो जाता है। और 30 से लेकर 39 के बीच में कितना बार आएगा? 11 बार आएगा। तो 11 प्लस 9 कितना हो जाता है? 20। तो आपका आंसर में कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये लिख लिया हूँ, फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। जब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया रहता है तो आंसर कैसे निकालेंगे? दिया हुआ है यहाँ पे क्रूज, एक्सपेडिशन, क्रूसेड एंड कैंपेन। कैंपेन मतलब क्या होता है कि मतलब प्रचार करना, क्रूसेड मतलब वही प्रचार करना होता है, एक्सपेडिशन मतलब प्रचार करना है। मतलब कोई एम लेके यहाँ पे प्रचार करने के लिए अगर निकलेंगे, मतलब जर्नी के लिए निकलेंगे, तो ये होता है, ये क्रूसेड हो सकता है, कैंपेन हो सकता है, एक्सपेडिशन हो सकता है। क्रूज का मतलब क्या होता है? ये एक प्लेजर, हम लोग का खुशी के लिए जल के माध्यम, एक शिप के माध्यम से अगर आप वॉयज करते हैं, मतलब आप जर्नी करते हैं अपना खुशी के लिए, मान लीजिए आप छुट्टी बिता रहे, तो ये होता है आपका क्रूज होता है। तो यहाँ पर अलग क्या हुआ? क्रूज। ये होगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सब दिया हुआ है। 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 मीन्स सी गुड पिक्चर्स, एंड 729 मीन्स पिक्चर्स आर फेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट स्टैंड्स फॉर सी। अभी सी के लिए कौन सा डिजिट अभी यूज किया हुआ है ये मुझे निकालना है। तो सी कहाँ पे? यहाँ पे है, देखिए। तो सेकंड में सी है, लेकिन और कहीं पे सी है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे? अब इसके पास क्या है? गुड है और पिक्चर है। अगर गुड और पिक्चर के बीच ये दोनों का अगर कोड निकाल दिया जाता है तो जो बचेगा सी के लिए होगा। तो यहाँ पे गुड है और यहाँ पे गुड है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या होगा? 4 कॉमन आ जाएगा, जो कि 4 हो गया किसका? गुड। मतलब गुड के लिए 4 में लिख सकता हूँ। वैसे पिक्चर यहाँ पे है और यहाँ पे पिक्चर है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में पिक्चर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। तो मतलब गुड के लिए चला गया 4, पिक्चर के लिए चला गया 7, तो सी के लिए बचा गया 8। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 8। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये आता है क्वेश्चन आपका डायरेक्शन टेस्ट में, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ए मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अभी साउथ की तरफ 5 किलोमीटर गया, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? देन ही टर्न्स टू द राइट। अभी राइट टर्न लिया, राइट टर्न मतलब किस दिशा आएगा? वेस्ट डायरेक्शन। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द राइट, सो टर्न्स टू द लेफ्ट। मतलब 3 किलोमीटर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से इतना कितना 3 किलोमीटर हो गया। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अभी ये फिर से लेफ्ट टर्न लिया। एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, अभी यहाँ पे 4 किलोमीटर गया, ठीक है।
तो ये हो गया 4। देन एंड ही गोज बैक, यहाँ पे जो दिया हुआ है एंड ही गोज बैक स्ट्रेट, अभी यहाँ जो आया था फिर से स्ट्रेट गया, मतलब ये 4 फिर से 5 फिर से 1, मतलब टोटल ये था 5 ये था 4, मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा 5 होगा, प्लस 1 फिर से एक्स्ट्रा गया, तो टोटल जो कि ये 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अभी ये पॉइंट उसका बेस्ट पॉइंट, मतलब अब फाइनल पॉइंट है। नाउ इन विच डायरेक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। अब स्टार्टिंग प्लेस यहाँ पे ये इसका फाइनल पॉइंट, ये कौन सा डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट का, ये हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, तो ये हुआ आपका वेस्ट, ये हुआ आपका नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन बी होगा उसका आपका आंसर। ओके, तो चलते हैं अगला सवाल आपके पास। हाउ मेनी फोर्स आर देयर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। अब ये बात मैं बता दूं, व्हाट इज प्रीसीडेड बाय क्या होता है एंड फॉलोड बाय क्या होता है। प्रीसीडेड बाय मतलब प्रीवियस एलिमेंट को समझाता है और फॉलोड बाय मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को समझाता है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी फोर्स आर देयर, कितना ऐसे 4 अंक है आर देयर प्रीसीडेड बाय 7, जिसके पहले 7 रहेगा, बट नॉट फॉलोड बाय 3, बट 4 के बाद 3 रहना नहीं चाहिए। मतलब अभी यहाँ पे देखना है 4 कहाँ पे, यहाँ पे एक 4 है जिसके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं, तो ये हुआ 1 हो गया। फिर से यहाँ पे 4 है जिसके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं, ये भी सही है। यहाँ पे 4 है जिससे पहले 7 है उसके बाद 3 नहीं है, 1 है, ये भी चलेगा। यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ इसके पहले 7 है उसके बाद में 3, तो ये वाला नहीं हो सकता है, तो ये फिर से चले गए यहाँ पे। तो 4 है इससे पहले 7 है इसके बाद 3 नहीं है, तो ये भी चलेगा। तो 1 2 3 4, कितना 4 आ रहा है 4, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा ऑप्शन ए 4। मतलब 4 बार ऐसा 4 आ रहा है जैसे जहाँ पे आप उसके पहले 7 है लेकिन उसके बाद 3 नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन ए लॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो दिया है उसको एक नेचुरल ऑर्डर में या फिर लॉजिकल ऑर्डर में समझाना है। अगर ये देखते हैं तो यूफोरिया, हैप्पीनेस, एम्बिवेलेंस, एक्सटेसी एंड प्लेजर, ये जो सिर्फ सारा का सारा वर्ड दिया हुआ है, ये सारा का सारा वर्ड किसको रिलेट करता है, जॉय को, मतलब खुशी को रिप्रेजेंट करता है। और एक बात मैं बोल दूं, अगर आप अरेंजमेंट में देखते हैं, वर्ड अरेंजमेंट में देखते हैं या फिर लॉजिकल ऑर्डर में स्पेशली अगर देखते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि सारा का सारा वर्ड्स को आप पता लगा सकते हैं। अगर इसका मीनिंग आपको पता नहीं है तो आप निकाल नहीं पाएंगे। वैसे अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी 32514। ये अगर देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस अगर देखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या आएगा, पहले आएगा एम्बिवेलेंस, सबसे कम जो खुश होता है। उसके बाद आता है हम लोग का हैप्पीनेस, थोड़ा ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब खुश होते हैं। उसके बाद आते हैं प्लेजर, जो कि हम लोग को शांति मिलता है, वो प्लेजर होता है। उसके बाद यूफोरिया, मतलब शांति के बाद, शांति के साथ साथ हम लोग कुछ खुश रहेंगे। और जो कि लास्ट में आता है एक्सटेसी, मतलब अत्यधिक जो हम खुश हो जाते हैं, प्लेजर होता है, बस सांत्वना जो मिलता है वो होता है। तो अगर इंटेंसिटी के तहत अगर देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ जॉय, तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 31 तो प्राइम नंबर है, आपको पता है, 71 भी प्राइम नंबर है, 61 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 13 इंटू 7 कितना आता है, 91 होता है। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू। बाय द वे इमीडिएट नेबर्स ऑफ क्यू, अभी पी क्यू देन आर आता है हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में, मतलब इमीडिएट नेबर्स क्या क्या होना चाहिए, पी एंड आर। अब यहाँ पे पी एंड आर है क्या, पी टी है, नहीं हो सकता, पी बी नहीं हो सकता, पी डी नहीं होगा, मतलब नॉन ऑफ दीज। क्लियर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पूछा गया, ये असर्शन एंड रीजन को क्वेश्चन पूछा गया। हमें यहाँ पे करना क्या है, असर्शन एंड रीजन पे ये दो जो स्टेटमेंट दिए, ये दोनों स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, ये सही है या फिर नहीं है, हमें चुनना है। अगर दोनों सही है तो सेकंड वाला रीजन जो स्टेटमेंट है, ये असर्शन स्टेटमेंट का एक्चुअल कॉज है या नहीं, मुझे चुनना है। पहले देखते हैं असर्शन स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है, इन इंडिया जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव। यस, ये बात सही है, जुडिशियरी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना एक स्वयं शासित है। ठीक है। उसके बाद रीजन स्टेटमेंट दिया हुआ है, जुडिशियरी
फेवर्स द गवर्नमेंट एंड हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्लान्स। ना, ये कभी नहीं होता है। आपको देखे हो कभी जुडिशरी किसी को हेल्प करते हुए? किसी को हेल्प करते नहीं, जो न्याय है उसको दिया देगा। अब गवर्नमेंट को हेल्प करेगा बोल के यहाँ पे कुछ भी नहीं हुए, तो ये रीजन स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा, तो ऑप्शन सी होगा आपका, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो क्या आया है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन से। ए इज बी सिस्टर, मतलब ए इज बी सिस्टर। अभी ए सिस्टर में यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। सी इज बीस मदर, अब सी इज बीस मदर, अभी बी का मदर कौन है? सी, ठीक है। अब डी इज सीज फादर, अब सी का फादर कौन है? डी, ओके। ई इज डीज मदर, अब ई इज डीज मदर, अभी डी का भी माँ कौन है? अभी ई है, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई, ओके। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, अभी ए डी के लिए क्या होंगे? डी के लिए क्या होंगे? उनकी बेटी, डी की बेटी, बेटी का अभी बेटी मतलब ग्रैंड डॉटर, अब मतलब जिसको नातिन बोल सकते हैं हम। मतलब हाउ इज ए रिलेटेड टू डी जब पूछा है, यहाँ पे क्या होगा? ग्रैंड डॉटर होगा। अगर हाउ इज डी रिलेटेड टू ए पूछता है तो यहाँ पे क्या होता है? ग्रैंड फादर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ग्रैंड डॉटर। क्लियर? ओके, तो ये है टोटल फुट अप टू 26 से लेके 40 क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग सेक्शन में आता है, ठीक है। सारा का सारा मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास रहा होगा, अच्छा रहा होगा, सारा का सारा समझ पाए होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, अगला सेशन के लिए इंतजार कीजिए ताकि मैं आपके लिए फिर से एक सेशन लेके आ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, कीप लविंग।